गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है निलंबन क्या है। निलंबन के बारे में पढ़ने से पहले हमें करना है एक क्वेश्चन। जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था विलयन की सांद्रता, तो उसका जो क्वेश्चन है वो हमें आज करना है। तो वो क्वेश्चन क्या है, ये था वो क्वेश्चन हमारे पास। कल हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे, ये सूत्र पढ़े थे हमने कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और उसको भाग करते हैं हम विलयन के द्रव्यमान से और उसको गुना करते हैं 100 से। और ऐसे ही अगर हमें आयतन दिया हुआ है तो आयतन के अनुसार हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर चलेंगे। तो अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, ये मैंने जूम कर दिया। एक विलयन के 320 ग्राम के विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। हमें देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है और हमें विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है। 40 ग्राम साधारण नमक बोल रहा है, जो कम मात्रा में होता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, विलेय। और इसने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये विलेय है और ये विलायक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये देखो यहाँ पर विलेय का कितना है 40 ग्राम और विलायक कितना है 320 ग्राम। तो हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं ये 40 और ये 320 को जमा करूं तो ये क्या बनेगा, मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये 360 ग्राम, ये इतना बन गया। अब हमें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो मेरे पास विलेय का द्रव्यमान भी है और विलयन का द्रव्यमान भी है। अगर मैं विलेय के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान से भाग कर दूं और उसको गुना कर दूं 100 से, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो ये रहा। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उसको भाग करोगे विलयन के द्रव्यमान से, जो कि हमारे पास आया 360। विलेय का पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कितना है 40, और इसको 100 से गुना करने पर आपके पास आएगा 11.1%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का करंट टॉपिक है वो है निलंबन क्या है। निलंबन क्या है, जो क्रियाकलाप 2.2, अब ये इस क्रियाकलाप की बात कर रहा है बार बार, क्रियाकलाप 2.2। इसमें क्या था, इसने 4 समूह बनाए थे, समूह अ ब स और द। अ को तो इसने क्या दिया था, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए थे। बी को क्या दिया था, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। सी को मतलब स को क्या दिया था इसने, चौक का चूर्ण या फिर गेहूं का आटा। और समूह द को क्या दिया था इसने, दूध या फिर स्याही की कुछ बूंदे। अब चलते हैं टॉपिक पे, निलंबन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स को जो घोल मिला था, उस विषमांगी घोल में क्या होता है, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। ठोस के जो कण हैं वो द्रव में परिक्षेपित रहते हैं और ऐसे ही घोल को क्या बोलते हैं, निलंबन। और ये एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, लेकिन वो उसके माध्यम में निलंबित रहते हैं, अंदर तक उसमें फैले रहते हैं। और इन कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इनका आकार इतना बड़ा होता है। अब उसके बाद है निलंबन के गुणधर्म, इसके गुण क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये एक विषवांगी मिश्रण होता है और इसके कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और इनका आकार इतना बड़ा होता है कि अगर हम इन पर किरण डालें, कोई प्रकाश किरण डालें, तो इसको अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं और हमें उसका मार्ग नज़र आ जाता है। और अगर इसे हम रख दें, थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें, तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो निलंबन है वो अस्थायी होता है और जैसे उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, हम उसको छानने की प्रक्रिया से, छानन की प्रक्रिया से हम इसको अलग अलग, इसके कणों को मिश्रण से अलग अलग कर सकते हैं। और जब ये कण नीचे बैठ जाते हैं एक बार, तो ये प्रकाश की किरण को अब और नहीं फैला सकते। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल विलयन क्या होता है। अभी आपने देखा जो क्रियाकलाप 2.2 है उसमें ग्रुप डी को क्या दिया हुआ था, समूह द को क्या दिया हुआ था, उनको दिया था दूध या फिर
स्याही की कुछ बूंदें। तो उन्होंने जब उसको, दूध को या फिर स्याही की कुछ बूंदों को पानी में घोला तो उनके पास एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल। और कोलाइडल के कण जो हैं वो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और इनके कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा होने के कारण ऐसा लगता है कि ये एक समांगी मिश्रण है, लेकिन असल में ये कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। कोलाइड के जो कण है उसका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन प्रकाश को फैलाने के लिए उनका आकार, उनके जो कणों का आकार है वो पर्याप्त होता है। वो प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा था कि दूध से अगर हम प्रकाश ऐसे जैसे टॉर्च इसमें डाल रहा है तो इसका जो रास्ता है वो हमें साफ नजर आ जाता है। और ये जो प्रकाश की किरणें फैलाने का जो प्रभाव होता है इसको क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। और ये किसके नाम पर है, ये किस वैज्ञानिक ने किया था, टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने ही इसकी खोज की थी और इसीलिए इसका नाम है टिंडल प्रभाव। और जैसे आपने घर में देखा होगा कि किसी अगर छोटे छेद से, किसी भी छोटी सी खिड़की या छोटे से छेद से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, सूरज की किरणें आती हैं, तो हमें जो धूल के कण हैं वो साफ नजर आने लगते हैं। तो इसी को ही हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा ही प्रकाश फैलता है और उस उनका जो रास्ता है, प्रकाश का जो रास्ता है वो हमें नजर आ जाता है। ऐसे ही अगर हम किसी घने जंगल में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब पेड़ों के बीच में से धूप की किरणें पड़ती हैं तब भी उनका जो रास्ता है वो हमें, किरण का जो प्रकाश किरण का जो रास्ता है वो हमें साफ नजर आता है, क्योंकि जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं या फिर जल के कण होते हैं उनसे वो जो प्रकाश की किरण है वो टकराती है और इसीलिए उसका जो रास्ता है वो हमें दिखाई देता है प्रकाश किरण का, और इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब ये जैसे दिखाया हुआ है टिंडल प्रभाव, हम देखते हैं जंगल में जाते हैं तो वहां से जो ऊपर से जो किरणें पड़ रही होती है, जैसे हम अगर किसी रास्ते पर भी चल रहे हैं, अगर रोड पर चल रहे हैं तो साइड्स में हमारे पेड़ होते हैं दोनों तरफ रास्ते के, तो हमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो साफ नजर आती हैं। अब कोलाइड के गुण धर्म, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। कोलाइड जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है कि हम एक अलग अलग कण को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की किरण को फैलाने के लिए इनका जो साइज है, इनके कणों का जो आकार है वो पर्याप्त होता है और ये जो प्रकाश की किरण है उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, हमें जो प्रकाश किरण का रास्ता है वो नजर आता है। और अगर हम इसको शांत छोड़ दें, अगर इसको हम रख दें तो इसके कण तल पर नहीं बैठते। यहाँ पर इन्होंने एक एरर किया हुआ है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अगर कोलाइड को रखते हैं तो उसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि ये स्थायी होते हैं। और अगर उनके कण नीचे ही नहीं बैठेंगे तो हम इन्हें छानन की विधि के द्वारा, मतलब हम इन्हें छान कर, इनके कणों को छान कर इन्हें अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो अपकेंद्रीकरण जो तकनीक है उसके द्वारा हम इनके कणों को अलग अलग कर सकते हैं। और जो कोलाइडल विलयन है वो कैसे बनता है, जैसे एक विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक होता है, वैसे ही इसमें कोलाइड में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों चीजें होती हैं। जैसे विलय पदार्थ होता है वैसे ही क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, स्पर्ज्ड फेज, ठीक है। और जिस घटक में ये परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित होती है उसे बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। विलय की जगह परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक की जगह परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसको हम बोलते हैं। जो कोलाइडल है उसको हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं। वो किस पर आधारित करके, जो परिक्षेपण माध्यम है वो कैसा है, ठोस द्रव या गैस है, उसकी कौन सी अवस्था है, और परिक्षिप्त अवस्था है, उसके अनुसार भी हम इसको वर्गीकृत करते हैं। और आपको सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए हुए, अब देखते हैं सारणी 2.1 कौन सी है। अब ये देखो आपको दी हुई है सारणी 2.1 कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। अब देखो परिक्षिप्त प्रावस्था, ये परिक्षेपण माध्यम दिया हुआ है, ये इसका प्रकार और ये इसके उदाहरण।
अगर हमारे पास जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, पहले तो उनकी बात करते हैं कि जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव है। अब इसमें द्रव है, परिक्षेपण माध्यम अगर गैस है तो हम उसको बोलते हैं एरोसोल। जैसे कोहरा होता है, बादल होता है। अब बादल से आप समझ सकते हैं, देखो बादल क्या होते हैं, हवा ही होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, पानी की बूंदें उपस्थित होती हैं। ऐसे ही कोहरा जो होता है, कोहरा वैसे तो दिखता है धुआं, लेकिन अगर वो किसी चीज़ पर पड़ता है, जैसे वो पेड़ पौधों पर हमें पानी की छोटी छोटी बूंदें नजर आती हैं बाद में। ऐसे ही अगर परिक्षिप्त प्रावस्था हमारे पास द्रव है और परिक्षेपण में जो माध्यम है वो भी द्रव है, तो उसको बोलते हैं इमल्शन। जैसे दूध, फेस क्रीम, ये सब क्या है, इमल्शन। फिर ऐसे ही अगर परिक्षिप्त प्रावस्था हमारे पास द्रव है और परिक्षेपण माध्यम हमारे पास ठोस है, तो वो बन जाती है जेल। जैसे जेल है, जेल दिखने में तो ठोस नजर आती है, क्योंकि अगर आप जेल को कहीं रखते हो, समझते हो ना, जैसे जेली होती है तो वो दिखने में तो ठोस लगता है, लेकिन वो द्रव की तरह अंदर से वो गीली होती है, द्रव होती है वो, तो वो जेली, पनीर, मक्खन, ये इसके उदाहरण हैं। फिर अब देखते हैं कि अगर परिक्षिप्त प्रावस्था हमारे पास क्या है, ठोस है। ठोस है तो परिक्षेपण माध्यम अगर गैस है तो ये क्या होगा, एरोसोल। जैसे धुआं होता है, ठीक है, धुएं में क्या होता है, धूल के कण होते हैं, होता तो वो क्या है, गैस है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, धूल के कण मिक्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और जो परिक्षेपण माध्यम है वो द्रव है, तब क्या होगा, सोल वो बन जाएगी। जैसे मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़, ठीक है, होता तो वो द्रव है, लेकिन उसके अंदर ठोस के कण मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगर परिक्षिप्त प्रावस्था फिर दोबारा से ठोस और ये भी ठोस, तो ये क्या बन जाएगा, ठोस सोल। जैसे कि रंगीन पत्थर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास ये गैस है और ये द्रव है, माध्यम जो है द्रव है और ये जो है प्रावस्था गैस है, तो उससे क्या बन जाता है, फोम, ठीक है। फिर उसके बाद ये अगर हमारे पास गैस है और ये हमारे पास ठोस है, तो ये क्या बन जाएगी, ये भी फोम बन जाएगी। जैसे स्पंज होती है, दिखती तो वो ठोस है, लेकिन उसके अंदर गैस के कण मौजूद होते हैं। तो ये उदाहरण आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है कोलाइडल विलयन, ये खत्म। थैंक यू।